Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today I'm shooting the third video for your examinations because I was getting a lot of comments from you guys that I have to upload videos. तो शुरुआत में तो वो स्टूडियो वाला कंसर्न था, अब ये क्लियर हुआ। उसके बाद में आज पहला वीडियो डाला, उसके ऊपर 20-25 कमेंट आ गए कि सर अपलोड करो जल्दी अपलोड करो। तो आई एम शूटिंग द थर्ड वीडियो ऑफ दिस डे। वैसे तो 17 तारीख हो गई है आज, ठीक है, रात के 12 बज चुके हैं, 17 तारीख हो चुकी है, बट मेरे टाइमिंग से वो थोड़े से हिले हुए हैं, मतलब रात को 2-3 बजे मेरा दिन खत्म होता है। तो आई एम बेसिकली शूटिंग द थर्ड वीडियो शाम को 5 बजे से लेके रात को लगभग 1-1:30 बजे तक मैं काम कर रहा हूँ। तो आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बट हाँ, अगर इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो यार वो तो बनता ही है। तो टुडे वी शैल बी डूइंग द थर्ड चैप्टर ऑफ यूनिट 5। दिस इज बेसिकली द थर्ड लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक एज वेल। इसके बाद में 2 चैप्टर और हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है, 4th वाला, वो तो बहुत खतरनाक है यार। और ये जो फैमिली लॉज है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को कॉलेज में भी काफ़ी ऐसे नापसंद टाइप के से थे, मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। क्योंकि यार एक तो कोई लॉ होता है जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या फिर बीएनएस देख लो, आईपीसी देख लो, ये सारे के सारे लॉज लगभग हर जगह सेम तो लगता है। इसमें तो इस रिलीजन का ये लॉ है, उस रिलीजन का ये लॉ है, ठीक है। फिर उसके बाद में इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज, जैसे हिंदू धर्म के अंदर कोई एक कर्ता नाम की चीज होती है, उसके बाद में और काफी सारी चीज होती है। देन तलाक इन मुस्लिम रिलीजन, तलाक बिद्दत, तलाक इद्दत, तलाक सुन्नत, मतलब बहुत ज्यादा अजीब सा सीन है। अब फिर उसके बाद में वो जो चैप्टर 2 आया चाइल्ड राइट्स वाला, आई एंजॉय डीलिंग विथ इट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे और पॉक्सो वगैरह जो है वो लगभग सारे रिलीजन्स के ऊपर बराबर अप्लाई होता है। बट ये वाला जो चैप्टर है अडॉप्शन, चैप्टर 3 जो है, काफी छोटा चैप्टर है वैसे तो, लेकिन इसमें भी अलग अलग रिलीजन्स के ऊपर अलग अलग लॉज लगते हैं, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट एक्सप्लेनेशन of chapter 3 of unit 5 of your class 11 legal studies. The lecture is being presented by me. I am Saurabh Raj Biwal. I am a graduate of National Law University Jodhpur and a lawyer by training. Now moving forward with the contents. तो contents के अंदर देखिए हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले we will be starting with the concept of adoption। ये exactly होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में concept and meaning, statutes governing adoption in India। आपको पता होगा, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि फैमिली लॉज अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनर की कस्टडी और गार्जियनशिप, इसकी क्या रेलेवेंस है और ये एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। कि माइनर बेसिकली एनी पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी और गार्जियनशिप क्या होता है ये हम समझेंगे। देन गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890, ये ब्रिटिश टाइम का एक लॉ है जो हिंदूज के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बाकी सारे के सारे रिलीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, डी ज्यूरे और डी फैक्टो गार्जियंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब डी फैक्टो गार्जियंस तो देखो, ये वो लोग होते हैं जो बेचारे किसी बच्चे के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका कोई बेनिफिट वगैरह नहीं होता, बस वो उस बच्चे के लिए इंटरेस्ट ले रहे होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका लीगल रिकॉग्निशन कुछ नहीं है, इनकी लीगल अथॉरिटी कुछ नहीं है। डी ज्यूरे का मतलब होता है लीगल गार्जियंस, ठीक है, इनके पास लीगल अथॉरिटी होती है, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो। उसके बाद में कैटेगरीज ऑफ डी ज्यूरे गार्जियंस, ये हम पढ़ेंगे। आई गेस यार कोई सेटिंग के अंदर दिक्कत हो गई है। कैटेगरीज ऑफ डी ज्यूरे गार्जियंस हम पढ़ेंगे। इसके 3 कैटेगरीज टोटल इसके अंदर निकल के आती है। फिर उसके बाद नेचुरल गार्जियंस अंडर हिंदू लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल गार्जियन। फंक्शनल गार्जियन बेसिकली देखो, गार्जियनशिप का जो लॉ है वो कहीं ना कहीं आजकल थोड़ा बहुत माइनर के या बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो गया है। कोर्ट्स का जो अप्रोच है ना, तो जो गार्जियन ज्यादा ध्यान रख रहा है, भले ही मम्मी हो या पापा हो, जो भी गार्जियन ज्यादा ध्यान रख रहा है किसी बच्चे का, तो उसके ऊपर एक प्रेफरेंस कोर्ट रखती है, ठीक है, उसको थोड़ी बहुत प्रेफरेंस देती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल गार्जियन। उसके बाद में गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ हम डिस्कस करेंगे और टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप इन इस्लाम, ठीक है। These are going to be the topics which we will discuss in this particular lecture. Now starting with the first topic, that is concept and meaning of adoption. तो यहाँ पे देखो, adoption is a legal act of establishing a person as a parent to one who is not in fact or not in law their biological child, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को गोद लेना वो adoption है। मतलब आप किसी के biological parent नहीं हो, but you are acquiring all the rights of a parent, ठीक है।
ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट योर बायोलॉजिकल चाइल्ड, इसको हम अडॉप्शन कहते हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स परमानेंट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, सिवरिंग द टाइज विद द बायोलॉजिकल फैमिली। तो यहां पे देखो, अगर अडॉप्शन होता है तो जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके बीच में और जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनके बीच में एक परमानेंट लीगल रिलेशनशिप बन जाती है। अब सिवरिंग द टाइज विद द बायोलॉजिकल फैमिली, ये क्या होता है? सिवरिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, काट देना, हटा देना, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो किसी बच्चे को किसी पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, सपोज दैट अ चाइल्ड नेम्ड ए इज देयर, ठीक है, ए नाम का चाइल्ड है, ये वाला बच्चा ही ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लो इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, दीज टू पीपल अडॉप्ट दिस चाइल्ड। अब यहां पे क्या होगा, मान लो इस बच्चे की जो बायोलॉजिकल फैमिली है वो ये वाली है, ये वाली इस बच्चे की बायोलॉजिकल फैमिली है। तो इस बच्चे को अगर मान लो इन दोनों ने अडॉप्ट कर लिया है तो बायोलॉजिकल फैमिली के साथ सारे के सारे टाइज खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सेवरिंग द टाइज विद द बायोलॉजिकल फैमिली। और जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, मान लो इन दोनों ने अडॉप्ट किया है, तो ये बच्चा, इसके जो पेरेंट्स है और इसके जो सारे राइट्स वगैरह है, जो इसका ध्यान वगैरह रखना है, वो सारे के सारे इन दोनों के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इट क्रिएट्स अ परमानेंट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, और जो चाइल्ड के बायोलॉजिकल फैमिली होती है उसके साथ उसके सारे टाइज खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में तो दिस प्रोसेस अलाउज पीपल टू टेक अ चाइल्ड नॉट बोर्न टू देम एंड रेज देम एज देयर ओन फैमिली मेंबर। तो ये जो प्रोसेस है, अडॉप्शन का प्रोसेस है, ये अलाउ करता है उन लोगों को, या तो सपोज दैट सम कपल इज सफरिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंसी और समथिंग, मतलब उनके बच्चे हो ही नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो वो किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। या फिर कोई बहुत गरीब बच्चा है, उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, जैसे कोविड-19 में ऐसे काफी केसेस हुए थे कि मतलब मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई किसी बच्चे के, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को कोई अडॉप्ट कर लेता है, तो ये भी होता है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज आर देयर। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग उस बच्चे को गोद लेते हैं जो उनका खुद का बच्चा नहीं है, बायोलॉजिकल मतलब सन या डॉटर तो नहीं है, बट they will raise him like their own kid। उसके बाद में देखिए, historically the primary objective of adoption was to secure the performance of funeral rites and preserve the lineage। तो historically adoption क्यों किया जाता था? just because of the fact कि एक तो funeral rites कौन करेगा, जैसे मान लो कि उस टाइम पे वॉर वगैरह ज्यादा होते थे ना, अगर medieval history या फिर ancient history की अगर हम बात करें, तो मान लो कि बच्चों की डेथ हो गई तो फ्यूनरल कौन करेगा, इस वजह से मतलब किसी को गोद लेना पड़ गया। ये एक तो ये रीजन हुआ करता था, हिस्टोरिकल रीजंस की बात करें, और दूसरा रीजन ये हुआ करता था कि जो लाइनेज है, मतलब एक तरीके से जो ब्लड लाइन है उसको कौन प्रिजर्व करेगा, इस वजह से अडॉप्शन हुआ करते थे, ठीक है। बट मॉडर्न अडॉप्शन फोकसेस ऑन चाइल्ड वेलफेयर एंड फैमिली फॉर्मेशन। जो मॉडर्न अप्रोच है अडॉप्शन का, इट फोकसेस मोर ऑन चाइल्ड वेलफेयर एंड फैमिली फॉर्मेशन। आई गेस आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्टैट्यूज गवर्निंग अडॉप्शन इन इंडिया। अब जो चीज शुरुआत के अंदर मैं रेंट कर रहा था इस लेक्चर के बिगिनिंग में कि भाई ये जो पर्सनल लॉज है वो हर रिलीजन के लिए अलग अलग होते हैं, और मेरे को एकदम ऐसे इतना अजीब सा लगता है इनके साथ डील करने में कि भाई हिंदूज का अलग पढ़ो, मुस्लिम्स का अलग पढ़ो, ठीक है। बट वॉट एवर द थिंग इज, जो एनसीईआरटी ने दे रखा वो तो करना ही पड़ेगा। तो इन इंडिया लीगल फ्रेमवर्क फॉर अडॉप्शन इज प्राइमरीली गवर्न्ड बाय द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, ठीक है, हमारे 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज ही है। तो प्राइमरीली अगर हम देखें तो जो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का लॉ है, ईयर आप याद रख लेना, ठीक है, इससे गवर्न किया जाता है। दिस स्पेसिफिक एक्ट is applicable only to Hindus regulating the process and legal obligation of adopting a child, ठीक है। तो ये वाला जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी लीगल ऑब्लिगेशंस वगैरह होते हैं और जो भी प्रोसेस है किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का, वो डिटेल्ड के अंदर लिखा हुआ है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर, और ये सिर्फ हिंदूज के ऊपर ही अप्लाई होता है। अब उसके बाद में देयर इज नो सेपरेट कोडिफाइड लॉ फॉर अडॉप्शन फॉर कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियंस, पारसीज और मुस्लिम्स। अब देखो इंडिया के अंदर अगर कोई भी कम्युनिटी अडॉप्शन कर सकती है, लीगल अडॉप्शन कर सकती है, तो वो सिर्फ हिंदूज है, ठीक है। क्रिश्चियंस, पारसीज और मुस्लिम्स के अंदर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिश्चियंस, पारसीज और मुस्लिम्स के अंदर
कोई भी अडॉप्शन का लॉ नहीं है, गार्जियनशिप के लॉ जरूर है, ठीक है। दे कैन नॉट लीगली अडॉप्ट अ चाइल्ड। गार्जियनशिप ये ले सकते हैं, और गार्जियनशिप उस बच्चे के 21 साल की उम्र क्रॉस करते ही खत्म हो जाती है, जबकि अडॉप्शन जो है वो परमानेंट चलता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, इंस्टेड इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू दीज कम्युनिटीज मस्ट रिजॉर्ट टू द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। तो ये जो कम्युनिटीज है, क्रिश्चियंस, पारसीज, मुस्लिम्स या फिर इनके अलावा जो कम्युनिटीज है, दे हैव टू टेक द गार्जियनशिप ऑफ अ चाइल्ड, नॉट अडॉप्शन। अडॉप्शन तो अलाउड ही नहीं है। अंडर विच लॉ? गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। उसके बाद में अंडर दिस सेक्युलर एक्ट दे कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज गार्जियंस ऑफ अ चाइल्ड, नॉट एज अ अडॉप्टिव पेरेंट विद फुल लीगल राइट्स। तो ये वाला जो लॉ है ये थोड़ा सेक्युलर एक्ट है, लेकिन इसके अंदर ये है कि सिर्फ गार्जियनशिप मतलब दी जा सकती है, अडॉप्शन नहीं किया जा सकता किसी भी बच्चे का, ठीक है। आई गेस यू मस्ट हैव बीन वेल वर्स्ड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, वो तो हिंदूज के लिए, और उसके अलावा क्रिश्चियंस, पारसीज और मुस्लिम्स है वो अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। ये गार्जियनशिप जरूर ले सकते हैं, और वो गार्जियनशिप जो है वो 21 साल की उम्र में अगर बच्चा आ गया तो वो खत्म हो जाएगी, और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 इसे गवर्न करता है। आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज माइनर कस्टडी एंड गार्जियनशिप। तो देखो, एक माइनर की, एक बच्चे की कस्टडी और गार्जियनशिप, ये होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल के अंदर इस स्लाइड के अंदर समझेंगे। अ माइनर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स अंडर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875। तो ये तो आप आराम से जानते होंगे कि कोई भी बच्चा जिसने 18 साल की एज को कंप्लीट नहीं किया है उसे माइनर कहा जाता है। और लॉ कौन सा है जो ये मेजोरिटी की एज डिसाइड करता है? दैट इज द इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875। कस्टडी एंड गार्जियनशिप लॉज आर क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सच माइनर्स। तो ये जो माइनर्स है, मतलब एक तरीके से माइनर किसी को क्यों कहा जाता है, उसको वोट देने का राइट क्यों नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्यों एंटर नहीं कर सकता? इसका रीजन ये है कि ये माना जाता है कि 18 साल की उम्र तक बच्चों का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है कि वो अपने फैसले खुद ले सके, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग। तो कस्टडी और गार्जियनशिप लॉज है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है इन बच्चों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। गार्जियन इज अ पर्सन who has right and duties regarding care and control of minors person और property। गार्जियन कौन होता है? वो इंसान जिसके पास राइट्स भी होते हैं और ड्यूटीज भी होती है रिगार्डिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, केयर ऑफ द पर्सन और उस बच्चे की प्रॉपर्टी भी, ठीक है। दैट इज गार्जियनशिप। मतलब बेसिकली राइट्स भी है और ऑब्लिगेशन भी है। राइट्स क्या है? बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी वगैरह उसके ऊपर इनके राइट्स होते हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत ये कंट्रोल कर सकते हैं, ये राइट्स इनके पास होते हैं। और उसके अलावा मतलब इनको केयर भी करनी पड़ती है, ऑब्लिगेशंस भी आते हैं, ठीक है। बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे की प्रॉपर्टी का ध्यान भी रखना है। उसके बाद में दीज राइट्स इंक्लूड मेकिंग डिसीजंस अबाउट चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, रिलीजन, एजुकेशन एंड वेलफेयर। ये राइट्स कौन कौन से होते हैं? राइट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। देखो, कई बार ऐसे भी होता है कि मतलब मैंने देखा है ये केस, मतलब मैंने मेरे सगे चाचा का बेटा जो है वो राइट हैंडर था जब वो छोटा था, मैंने उसे देखा है, ठीक है। ही इज लाइक 7-8 years younger to me, but my चाचा decided he should be a left hander, ठीक है। तो जब भी वो क्रिकेट वगैरह खेलता था या लिखता था तो my चाचा forced him to write with left hand ओनली, ठीक है। और आज वो जो मेरा छोटा भाई है, मतलब चाचा जी का जो बेटा है, वो लेफ्टी है, ठीक है। तो अपब्रिंगिंग कैसे होगी, रिलीजन क्या होगा, एजुकेशन किस तरीके से होगी, ठीक है, ये सारे के सारे फैसले कौन लेता है? गार्जियन ही लेता है जनरली, ठीक है। आपके केस में भी शायद यही हुआ होगा। वैसे ह्यूमैनिटीज के अंदर तो ऐसा होता है कि भाई मतलब बच्चे खुद के इंटरेस्ट से आते हैं, लीगल के अंदर तो बच्चे खुद के इंटरेस्ट से आते हैं, तो इन क्लासेस के अंदर पढ़ाने में भी थोड़ा मजा आता है। नीट की क्लासेस और जेई की क्लासेस तो मैंने थोड़ा देखा है भाई, वो थोड़ी डेड सी क्लासेस होती है, क्योंकि उनको पेरेंट्स धक्के मार के भेजते हैं कि भाई ये काम करो, जाओ इंजीनियर बनो और ये करो। इसके अंदर थोड़ा, मैं ऐसे कोई रोस्ट नहीं कर रहा साइंस को, बट हाँ मैंने देखा है कि साइंस के अंदर थोड़े बच्चों को फोर्स करके भेजा जाता है, जबकि ह्यूमैनिटीज और लॉ की तरफ जो बच्चे आते हैं वो खुद के इंटरेस्ट से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली राइट्स जो है एक गार्जियन के, वो डिसीजन रिगार्डिंग चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग वो किस तरीके से होनी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, उसका रिलीजन क्या होना है, एजुकेशन किस तरीके से रखनी है, और वेलफेयर सारे का सारा, ठीक है। कोई LIC वगैरह करवानी है नहीं करवानी, या फिर कोई प्रॉपर्टी उसके लिए खरीद के रखनी है नहीं रखनी, ये सारे के सारे काम गार्जियंस करते हैं, ठीक है। द कोर्ट कंसिडर्स द वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड एज पैरामाउंट व्हेन डीलिंग विद मैटर्स ऑफ कस्टडी एंड गार्जियनशिप। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि किसी बच्चे के पेरेंट्स का डाइवोर्स वगैरह हो रहा है, इस तरीके का कोई सीन हो रहा है, तो बेसिकली चाइल्ड का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो कोर्ट देखता है व्हाइल अलॉटिंग द गार्जियनशिप और द कस्टडी of a child, ठीक है। So this is about the minor custody and guardianship. Now moving forward with the next thing, that is guardians and wards
एक्ट ऑफ 1890। ये ब्रिटिश एरा का लॉ है और बेसिकली हिंदूज के ऊपर भी ये अप्लाई होता था अंटिल 1956, जब तक वो नया वाला जो हिंदू लॉ है वो हमने पास नहीं कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 इज अ सेक्युलर लॉ एप्लीकेबल टू ऑल कम्युनिटीज रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ गार्जियनशिप, ठीक है। ये एक सेक्युलर लॉ है एप्लीकेबल टू ऑल कम्युनिटीज, ठीक है। हिंदूज के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे शायद मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ, ठीक है। हिंदूज के ऊपर अप्लाई नहीं होता, नॉन हिंदूज के ऊपर ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो इट इज अ सेक्युलर लॉ एप्लीकेबल टू ऑल कम्युनिटीज रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ गार्जियनशिप, ठीक है। गार्जियनशिप रिलेटेड इश्यूज जो है उसके अंदर सारी के सारी कम्युनिटीज के ऊपर ही अप्लाई होता है। पास ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, दिस एक्ट एम्पावर्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अपॉइंट अ गार्जियन फॉर द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, ठीक है। तो उस माइनर के लिए गार्जियन, पर्सन बोले तो मतलब उस बच्चे का ध्यान रखना है, और उस बच्चे के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज द ओनली रिकोर्स फॉर नॉन हिंदूज हु विश टू टेक अ चाइल्ड इनटू देयर केयर एज देयर पर्सनल लॉज डू नॉट रिकॉग्नाइज फुल अडॉप्शन। तो देखो, हिंदूज के अंदर बेसिकली क्या होता है, फुल अडॉप्शन जो है वो चलता है, ठीक है, वो अलाउड है, लेकिन बाकी कम्युनिटीज के अंदर फुल अडॉप्शन अलाउ नहीं है। तो अगर किसी और कम्युनिटी, मान लो किसी मुस्लिम को या किसी क्रिश्चियन को किसी बच्चे को गोद लेना है, तो दे कैन बेसिकली take the guardianship. They cannot adopt, but they can take the guardianship under which law? The Guardians and Wards Act of 1890. Under this act, the relationship established is that of guardian and a ward. तो जो भी relationship establish होगी उसमें जो ध्यान रखेगा उसको तो guardian कहा जाएगा, एक तरीके से parent को तो guardian कहा जाएगा, और जो बच्चा है उसको ward कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो guardianship है वो जैसे ही बच्चा 21 साल का हो जाएगा वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। This is about the Guardians and Wards Act of 1890. Now moving forward with the next thing, that is Hindu Minority and Guardianship Act of 1956. तो इस ये वाला लॉ है, इसको हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट was enacted in 1956 to codify the laws relating to custody and guardianship of Hindu children. ये लॉ पास किया गया था 1956 के अंदर in order to codify all the लॉज रिगार्डिंग गार्जियनशिप हो गया या फिर अडॉप्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। द एक्ट सप्लीमेंट्स द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट स्पेसिफिकली फॉर द हिंदू कम्युनिटी। इट कैटेगराइजेस गार्जियन इनटू 3 टाइप्स, 3 तरीके के गार्जियंस ये कैटेगराइज करता है। सबसे पहला है नेचुरल गार्जियंस। नेचुरल गार्जियंस मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स, किसी भी बच्चे के मम्मी पापा जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। उसके बाद में टेस्टामेंटरी गार्जियंस, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ पेरेंट्स। अगर मान लो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वो किसी को अपॉइंट करके चले जाते हैं, विल लिख देते हैं, एक वसीयत लिख देते हैं, ठीक है, उसके थ्रू किसी को अपॉइंट कर दिया गया, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, कोई भी हो, दे आर टेस्टामेंटरी गार्जियंस, ठीक है। और अगर मान लो ऐसी कोई विल एग्जिस्ट नहीं करती है तो गार्जियंस विल बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज है। एक तो नेचुरल गार्जियन हो गए, टेस्टामेंटरी गार्जियन मतलब वो गार्जियंस जो किसी के मम्मी पापा ने अपॉइंट कर दिए एक विल लिख के, और अगर मान लो ऐसी विल कोई नहीं लिखी हुई है तो गार्जियंस कोर्ट अपॉइंट करेगा। 3 तरीके के गार्जियंस को रिकॉग्नाइज करता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ऑफ 1956। दिस लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इंश्योर्स दैट द वेलफेयर ऑफ हिंदू माइनर्स इज मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस व्हाइल मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी विद द जनरल गार्जियनशिप प्रिंसिपल। तो ये जो फ्रेमवर्क है वो हिंदू माइनर्स को थोड़े बहुत स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी राइट्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे अडॉप्शन एंड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज आई गेस मार्केटिंग ही होगा, हाँ, वॉट एवर इट इज गाइज। आई एम ऑल्सो टेकिंग क्लैट की क्लासेस, ठीक है। आई विल बी डूइंग करंट अफेयर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ये मैं बता चुका हूँ, वैसे काफी बार बता चुका हूँ, बार बार बताने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू चेक दीज थिंग्स आउट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो गार्जियंस। तो डी ज्यूरे गार्जियंस है, दे आर, डी ज्यूरे का मतलब होता है बाय लॉ, ठीक है, और डी फैक्टो का मतलब होता है इन द मैटर ऑफ फैक्ट। तो देखो जो लीगल गार्जियन है वो तो डी ज्यूरे होता है, ठीक है। डी फैक्टो जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बट इनका कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक है। तो डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो गार्जियंस की अगर हम बात करें तो द लॉ डिस्टिंग्विशेस विद डिफरेंट between different type of guardians based on their legal authority. De jure guardian in one who has a legal authority vested by law, ठीक है, इनके पास legal authority होती है to act on the behalf of the minor। अब de facto guardian कौन होता है, ये सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, he is a person who takes a continuous interest in the welfare of the minor person and property without any legal authority। ये मतलब ऐसे होता है ना कई बार कि कोई बच्चा है जिसके मान लो मम्मी पापा की डेथ हो गई, ठीक है,
तो उसके मामा जी और मामी जी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसकी वेलफेयर में, उसके एजुकेशन के अंदर, तो दे कैन बी टर्म्ड एज डी फैक्टो गार्जियंस, ठीक है। और डी ज्यूरे गार्जियन क्या होता है, जो मतलब कोर्ट अपॉइंट करेगा। मान लो अगर कोर्ट ने अभी तक अपॉइंट नहीं किया है किसी को एज ए गार्जियन और उसके मामा मामी उस बच्चे की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं जिसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है, ठीक है, तो दे आर काइंड ऑफ डी फैक्टो गार्जियन। और बाद में कोर्ट पे डिपेंड करता है, वो हो सकता है चाचा चाची को भी गार्जियन बना दे, डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। वैसे जो चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाता है। व्हाइल डी ज्यूरे गार्जियंस हैव फॉर्मल पावर्स टू मैनेज द माइनर्स अफेयर्स, डी फैक्टो गार्जियंस एक्ट आउट ऑफ केयर और नेसेसिटी बट लैक द स्टैट्यूटरी बैकिंग टू मेक बाइंडिंग लीगल डिसीजंस। तो जो डी फैक्टो गार्जियंस है वो आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ही बच्चे का ध्यान रख रहे होते हैं, ठीक है। इनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती बच्चे के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेने की, ठीक है। आई गेस ये फर्क आपको समझ में आ गया वो होगा। डी ज्यूरे गार्जियंस आर द पीपल हु हैव लीगल अथॉरिटी, ठीक है। डी फैक्टो गार्जियंस के पास लीगल अथॉरिटी नहीं होती है, ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ही बच्चे के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बाय डिस्कसिंग मोर अबाउट डी ज्यूरे गार्जियंस, ठीक है। डी ज्यूरे बोले तो बाय लॉ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बाय लॉ। तो डी ज्यूरे गार्जियंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज अंडर इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉ के अंडर जो ये डी ज्यूरे गार्जियंस है, गार्जियंस बाय लॉ, डी ज्यूरे बोले तो बाय लॉ, ठीक है, इनको 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिस्क्राइब किया गया है या फिर मतलब कैटेगरीज बनाई गई है। तो पहला है नेचुरल गार्जियंस, ठीक है। नेचुरल गार्जियंस तो वही है जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में टेस्टामेंटरी गार्जियंस, ये वो लोग होते हैं जिनको किसी बच्चे के मम्मी पापा अपॉइंट करके चले जाते हैं थ्रू अ विल, ठीक है। विल यहाँ पे लिखा हुआ है, विल का मतलब क्या होता है, वसीयत। कोई भी इंसान अपने मरने से पहले उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी या उसके बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी, ये एक वसीयत लिखता है, ठीक है, विल लिखता है। तो टेस्टामेंटरी गार्जियन वो होते हैं जिनको जो नेचुरल गार्जियंस है वो अपने डेथ से पहले एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू अपॉइंट करके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सर्टिफिकेटेड गार्जियन, ठीक है। ये वो लोग हैं जो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 के अंडर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगर मान लो कि किसी बच्चे के मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, ठीक है, और उन्होंने कोई ऐसी विल नहीं लिखी है, तो नेचुरल पेरेंट्स की तो वैसे डेथ हो गई, टेस्टामेंटरी गार्जियन वैसे एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि कोई विल लिखी नहीं गई थी, ठीक है। यहाँ पे जो सर्टिफाइड गार्जियंस है उनको कोर्ट अपॉइंट करेगा। तो दीज आर द थर्ड कैटेगरी, दैट इज द सर्टिफिकेटेड गार्जियंस। उसके बाद में दीज लीगल डिस्टिंक्शंस clarify who has the primary authority and responsibility for the minors upbringing and property management। तो ये जो लीगल डिस्टिंक्शन है ये बेसिकली क्लैरिफाई करते हैं कि प्राइमरी अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। मतलब अथॉरिटी भी है, जो प्रॉपर्टी है माइनर की उसको जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये लोग ही संभालेंगे, ठीक है। और उसके अलावा उसका ध्यान भी रखना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन एक तरीके से हमें क्लियरली बता देते हैं कि भाई कौन ध्यान रखेगा। नेचुरल गार्जियन एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे बढ़िया बात है, और उसके अलावा टेस्टामेंटरी गार्जियनशिप अगर उन्होंने लिख दिया है विल के अंदर कि ये लोग संभालेंगे वो अलग चीज है। और उसके अलावा अगर मान लो विल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो कोर्ट किसी को ये गार्जियनशिप अलॉट कर देगा, दैट इज सर्टिफिकेटेड गार्जियंस, ठीक है। आई गेस ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, नेचुरल गार्जियंस अंडर हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ में नेचुरल गार्जियन देखो बेसिकली फादर को माना गया है, ठीक है। अंडर द सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट दिस स्पेसिफाइज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर फॉर अ बॉय और अनमैरिड गर्ल द फादर इज द नेचुरल गार्जियन, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल गार्जियन किसको माना गया है, फादर को, और आफ्टर फादर जो गार्जियन है वो मदर है, ठीक है। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि फादर की डेथ हो तब ही मदर गार्जियन बनेगी। अगला वाला सेंटेंस आप ढंग से पढ़ना, द एक्ट स्टेट्स दैट मदर इज इंटाइटल्ड टू गार्जियनशिप आफ्टर द फादर, ठीक है। आफ्टर द फादर का मतलब डेथ नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन देखो, इंटरप्रेटेड जुडिशियली मतलब कोर्ट ने इंटरप्रेट किया टू मीन इन द फादर्स एब्सेंस और इनकैपेसिटी और नेसेसरीली आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई बच्चा है, उसके पिताजी जो है वो विदेश रहते हैं, ठीक है, दुबई वगैरह या गल्फ कंट्रीज में रहते हैं या यूएस रहते हैं या यूके रहता है, ठीक है, और बच्चा यहाँ रह रहा है तो उसकी मम्मी ही उसका ध्यान रखेगी, ठीक है। या फिर इनकैपेसिटी मतलब मान लो पागल वागल हो गए या फिर कोई परमानेंट क्या कहते हैं उसे
डिसेबिलिटी हो गई उनको, इस तरीके का सिनेरियो हो गया, या फिर डेथ हो गई, तो मदर इज द सेकंड गार्जियन। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो फादर है, और फादर के एब्सेंस में, इनकैपेसिटी और डेथ के केस में मदर विल बी द गार्जियन अंडर हिंदू लॉ। ऑर्डिनरीली द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5 इज गिवन टू द मदर टू इंश्योर प्रॉपर नर्चरिंग एंड केयर। अगर 5 साल से नीचे का बच्चा है तो जो कस्टडी है, अगर मान लो डाइवोर्स हो रहा है, कोई केस हो रहा है, तो वो मदर को दी जाती है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल गार्जियन। अब ये फंक्शनल गार्जियन इज बेसिकली पर्सन जो ज्यादा ध्यान रखता है बच्चों का। ठीक है, इसमें बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, हिंदू गार्जियनशिप और ये वाला जो एक्ट है, ठीक है, इसके अंदर नहीं, हिंदू अडॉप्शन वाला जो एक्ट है, इसमें बेसिकली अगर किसी भी बच्चे की गार्जियनशिप दी जा रही है या फिर अडॉप्शन दिया जा रहा है, मतलब गार्जियनशिप ही दी जा रही है, सॉरी, तो इस केस में ज्यादा ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सा पेरेंट ऐसा है जो बच्चे का ज्यादा ध्यान रख रहा है। ठीक है, तो लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ गार्जियनशिप हैज इवॉल्व्ड टू प्रायोरिटाइज द चाइल्ड्स वेलफेयर ओवर रिजिड हायरार्की। ठीक है, तो रिजिड हायरार्की से ज्यादा किसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए? बच्चे के वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। फंक्शनल गार्जियन इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। ठीक है, अगर मान लो कि कोई बच्चा है, उसकी मम्मी उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, लेकिन उसके पापा उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो उसके पापा को फंक्शनल गार्जियन माना जाएगा। और अगर मान लो उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो रहा है, तो जो कस्टडी है बच्चे की, वो उसके फादर को मिलने के ज्यादा चांसेस, बिकॉज ही इज मोर इन्वॉल्व एंड मोर into the welfare of the child। ठीक है, उसके बाद में the law now emphasizes that the responsibility of guardianship should lie with the person performing these duties whether it is a father or a mother। ठीक है, तो आजकल कोर्ट्स ने ये थोड़ा बहुत emphasize करना चालू कर दिया है कि जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और जो ज्यादा कैपेबल है बच्चों को अच्छे से संभालने में, उसको गार्जियनशिप मिलनी चाहिए, भले ही मम्मी हो या पापा हो। ठीक है, द पैरामाउंट कंसिडरेशन इन ऑल सच लीगल मैटर्स इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, रेंडरिंग द बायोलॉजिकल हायरार्की सेकेंडरी टू द एक्चुअल बेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली बायोलॉजिकल हायरार्की को सेकेंडरी माना गया है। बायोलॉजिकल हायरार्की तो ये है ना कि फादर का राइट पहले है, मदर का राइट बाद में है, बट यहाँ पे इसको थोड़ा पीछे रखा गया है। ठीक है, हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो, उसके ऊपर मदर का राइट पहले है, 5 साल से छोटा बच्चा हो, उसके ऊपर मदर का राइट पहले है, फादर का राइट बाद में है। लेकिन अगर फादर ढंग से केयर रख रहा है और मदर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, तो ये जो बायोलॉजिकल हायरार्की, इसको हटाया भी जा सकता है। अब 5 साल से लेके 18 साल तक का बच्चा, फादर का राइट पहले है, लेकिन मदर ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो हो सकता है कि मदर को पहले प्रायोरिटी मिल जाए। ठीक है, तो कोर्ट जब गार्जियनशिप वगैरह अलॉट करती है, तो ये चीज देखती है कि कौन सा फंक्शनल गार्जियन है, मतलब कौन ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है बच्चे के वेलफेयर में। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ। 2 स्लाइड्स बाकी हैं। मुस्लिम लॉ के अंडर क्या सीन है? तो मुस्लिम लॉ में देखो, हमने अभी तक देखा ही है कि मुस्लिम लॉ थोड़ा बहुत विमेन के अगेंस्ट बायस्ड है। ठीक है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैज डिस्टिंक्ट अप्रोच टू गार्जियनशिप कंपेयर टू हिंदू लॉ। ठीक है, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द मदर एज अ नेचुरल गार्जियन। ठीक है, ये मदर को नेचुरल गार्जियन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ओनली द फादर इज रिकॉग्नाइज एज द नेचुरल गार्जियन। तो यहाँ पे मदर को नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाता है, सिर्फ फादर को ही नेचुरल गार्जियन माना जाता है अंडर द मुस्लिम लॉ। ठीक है, हाउएवर द मदर हैज क्रूशियल राइट नोन एज हिजानत। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। हिजानत का एक राइट होता है मदर के पास, ठीक है, विच इज राइट ऑफ कस्टडी ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। मतलब 4 से 5 साल तक की उम्र तक बच्चे की जो अथॉरिटी है वो माँ के पास होती है, उसके बाद में सारे के सारे राइट्स है वो पिता के पास चले जाते हैं। ठीक है, this distinction separates legal guardianship involving decision making, property management from physical custody, acknowledging the mother's vital role in child's early years। तो देखो यहाँ पे जो लीगल गार्जियनशिप है और डिसीजन मेकिंग है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, वो तो फादर करेगा, लेकिन जो फिजिकल कस्टडी है बच्चे की वो मदर के पास रहेगी टिल द पीरियड ऑफ हिजानत। हिजानत का पीरियड जनरली 4-5 साल तक की उम्र तक चलता है। ठीक है, सो दिस इज गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। ये तो काफी छोटा चैप्टर है, मतलब 2-3 पेज का चैप्टर था। अब टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप अंडर इस्लाम। टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप का मतलब क्या होता है कि बाय विल, मतलब एक वसीयत लिख के, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बना के, लीगल डॉक्यूमेंट बना के कि मेरी डेथ के बाद में क्या होना है, दैट इज अ विल। ठीक है, तो बाय विल
गार्जियनशिप का क्या सीन है वो देखते हैं इस्लाम के अंदर। द पावर टू अपॉइंट अ टेस्टामेंट्री गार्जियन अंडर मुस्लिम लॉ इज वेस्टेड एक्सक्लूसिवली इन द फादर। मतलब मदर किसी को जो मतलब कोई बच्चा है उसकी मदर किसी को टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं बना सकती, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई बच्चा है, उसके फादर की अगर डेथ हो गई, मदर तो गार्जियन हो ही नहीं सकती, ठीक है। मान लो 12 साल का बच्चा है, पापा की डेथ हो गई, मदर तो गार्जियन हो ही नहीं सकती है। अब जो टेस्टामेंट्री गार्जियन बनाने का जो राइट है वो मदर के पास नहीं है, ठीक है। मदर इज नॉट अ गार्जियन ओवर हियर। टेस्टामेंट्री गार्जियन इज द वन अपॉइंटेड बाय विल टू टेक केयर फॉर माइनर आफ्टर अपॉइंटर्स डेथ, ठीक है। अनलाइक हिंदू लॉ वेयर बोथ पेरेंट्स कैन अपॉइंट अ टेस्टामेंट्री गार्जियन, मुस्लिम लॉ डिनाइज दिस पावर टू द मदर। तो हिंदू लॉ में तो मम्मी पापा दोनों जो है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, एक वसीयत लिख के, एक विल लिख के कि उनकी डेथ के बाद में बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, जबकि मुस्लिम लॉ में ये पावर फीमेल्स के पास या मदर के पास नहीं है, ठीक है। आई गेस वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल। ये जो चैप्टर 3 है यूनिट 5 का अडॉप्शन, 16 और 17 तारीख को मैंने ये 2 वीडियोस बना के डाल दिया है। आई विल ट्राई टू अपलोड चैप्टर 4। Chapter 4 is actually again a very typical chapter like Unit 4, ठीक है। But I will try to upload that on 17th, ठीक है, मैक्सिमम 18th, ठीक है। और उसके बाद में एक दिन में मैं जो 5वां चैप्टर है, जो लास्ट वाला चैप्टर है डोमेस्टिक वायलेंस वाला, वो भी अपलोड कर लूंगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड एक हाइप वाला भी ऑप्शन आता है कमेंट बॉक्स के बगल में, अगर वो करना हो तो वो भी देख लेना। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू।